नमस्कार साथियों, मैं आईएएस टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो वो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आधुनिक काल के इतिहास के पूरे लेक्चर में अपलोड करूँगा, तो मैं अपने वादे पर अडिग हूँ। इससे पहले हमने आप लोगों को, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। इससे पहले हमने आप लोगों को 1857 का महाविद्रोह पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना को समझने से पहले मित्रों हमको थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि 1857 से लगा करके 1885 के बीच में आना होगा। 1857 से लगा करके 1885 के बीच में एक मध्य वर्ग का उदय हो चुका है। विशेषकर 1860 में एक मध्य वर्ग का उदय हो जाता है। 1860 के दौरान ये मध्य वर्ग सक्रिय हो जाता है राजनीति में। अब ये मध्य वर्ग अपने अधिकारों की मांग करने लगता है, और यही मध्य वर्ग आगे जा करके कांग्रेस की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान देता है, और यही मध्य वर्ग के कारण राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है यहाँ के भारतीयों में। तो ये हमने पृष्ठभूमि थोड़ी हमने आप लोगों को बता दी। तो अब कांग्रेस की स्थापना से आने से पहले अभी हमने जाना कि मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ। अब हम ये जानेंगे कि ये मध्य वर्ग है क्या, मध्य वर्ग कौन है। ये मध्य वर्ग दरअसल वह पढ़ा लिखा वर्ग है जो कि अपने अधिकारों से परिचित है, जो कि समाज से परिचित है, यहाँ की अर्थव्यवस्था से परिचित है, यहाँ की राजनीति से परिचित है, और यहीं की नहीं साथ साथ में यूरोप की राजनीति से भी परिचित है। वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शवादी वाक्यों से, शब्दों से भी परिचित है। तो वही वाक्य पढ़ के बाहर वही आदर्श और मूल्यों के लेकर के भारत में आता है, और भारत में भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और मौलिक अधिकारों की मांग करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इस मध्य वर्ग को अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का जो मध्य वर्ग है ये इंग्लिश पढ़ा लिखा वर्ग है। अब आप लोग कहेंगे सर ये अब इंग्लिश कहाँ से आ गई, तो ज़रा समझिए। थोड़ा 1857 से पीछे जाते हैं, थोड़ा आइए और पीछे चलते हैं, ठीक है। ऐसे कल्पना कर लीजिए पीछे जा रहे हैं, ये मान लीजिए टाइम मशीन में बैठे हुए हैं और सर हमको लेके जा रहे हैं टाइम मशीन में पीछे की यात्रा पे। तो चलिए आइए 1857 से चलते हैं 1813 पे। मित्रों, ये 1813 का समय वह समय है जब भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बहस प्रारंभ हो जाती है कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी है। ये तो डिसाइड हो चुका था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी है, और इसी अंग्रेजी शिक्षा के कारण ये निर्णय लिया जाता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो लेकिन इसमें समस्या ये आ रही थी कि शिक्षा तो देनी है भारतीयों को चाहे, लेकिन इस शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा। प्रश्न ये उठ रहा था कि शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा। तो ब्रिटिशों में 2 वर्ग बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश क्या है, वो 2 वर्ग में बढ़ जाते हैं। ब्रिटिशों के विद्वान का एक वर्ग ये मानता है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा देनी है वो इंग्लिश माध्यम में दी जानी चाहिए, लेकिन दूसरा वर्ग ये मानता है कि नहीं, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा देनी है वो भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। तो इन दोनों में काफ़ी लंबे समय तक वाद विवाद चलता रहता है, और अंततः जा करके 1833 में जब लॉर्ड मैकाले आते हैं तो लॉर्ड मैकाले के ऊपर पूरा डिसीजन छोड़ दिया जाता है। तो लॉर्ड मैकाले से जब पूछा जाता है कि जनाब तुम बताइए कि भारतीयों को जो शिक्षा देनी है अंग्रेजी, वो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में दी जाए या भारतीय भाषा में दी जाए। तो लॉर्ड मैकाले मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं कि भारत भाषा में है ही क्या, भारत के साहित्य में है ही क्या। मतलब भारत के साहित्य की, भारत की शिक्षा की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और क्या कहते हैं कि अगर पूरे भारत का साहित्य मिला लिया जाए, पूरे भारत का साहित्य ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी की एक कमरे में रखी हुई, एक अलमारी के एक खाने में रखी हुई एक किताब के बराबर भी नहीं है। ये कौन कहता? लॉर्ड मैकाले। अब ये लॉर्ड मैकाले वो है जिसे संस्कृत का सा नहीं पता है, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। अब यहाँ से इनकी नस्लवादी
नीति समझ में आ रही होगी कि अपने को सर्वोच्च दिखाने वाली नीति कि हम ही सर्वोच्च हैं और नस्लीय रूप से हम ही सबसे ऊंचे हैं और बाकी सब हमसे नीचे हैं नस्लीय रूप से। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं, लॉर्ड मैकाले कहते हैं भारतीयों को अगर शिक्षा देनी है तो वो अंग्रेजी में दी जाए। तो उनसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी माध्यम में क्यों? तो ये कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में जब शिक्षा दोगे तो भारत में एक वर्ग ऐसा बन के खड़ा हो जाएगा जो हमारी सुरक्षा करेगा, जो हमारा समर्थक वर्ग होगा, हमारी गलत नीतियों को, हमारे गलत कामों पे पर्दा डालने का भरपूर प्रयास करेगा और उसमें सफल भी होगा। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा जब भारतीयों को दे दी जाएगी तो भारत में जो पढ़ा लिखा वर्ग आएगा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग, तो उनके माध्यम से इनको एक सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे, सस्ते कर्मचारी मिल जाएंगे काम करने वाले, क्योंकि ब्रिटेन से कर्मचारी बुलवाते थे अंग्रेजी पढ़े लिखे तो वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे, इनको सस्ते कर्मचारी चाहिए थे। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ इन्होंने जो गिनाया कि तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमको भारत में एक उपभोक्ता वर्ग मिल जाएगा, यानी कि ब्रिटेन की बनी हुई जो वस्तुएं हैं उन्हें वो खूब बढ़ावा देगा, उनका खूब उपभोग करेगा। इस प्रकार से ब्रिटिश कंपनियां और ऊपर उठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है ये ब्रिटिश वस्तुओं की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि जब अंग्रेजी पढ़ लेगा अब अपने आप को भी उच्च दिखाने के लिए फिर ये आकर्षित होगा उनकी प्रोडक्ट्स की ओर, उनके उत्पादों की ओर। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो 1813 में अंग्रेजी लाने के पीछे इनके 3 कारण साफ साफ नजर आ जाते हैं। पहला कारण क्या था कि एक समर्थक वर्ग मिल जाएगा इन्हें, समर्थक वर्ग मिल जाएगा। और दूसरा कारण क्या मिले कि सस्ते कर्मचारी मिल जाएंगे, सस्ते कर्मचारी। ये 1833 में ये बताया जा रहा है, क्योंकि 1833 में ही लॉर्ड मैकाले आया था। सस्ते कर्मचारी मिल जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमको एक उपभोक्ता वर्ग मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएगा, कस्टमर क्लास मिल जाएगी हमको, उपभोक्ता वर्ग, उपभोक्ता वर्ग। तो ये 3 सबसे बड़े लाभ थे कि अगर अंग्रेजी शिक्षा देते हैं तो हमको ये 3 सबसे बड़े लाभ प्राप्त होंगे। 18 अंग्रेजी शिक्षा को लाने की नीति बनाई जाती है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि ये शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए या भारतीय भाषा में दी जाए। ऐसा करते करते 1813 से 1833 तक बहस चलती रही थी। 1833 में लॉर्ड मैकाले डिसाइड कर लेता है कि जो शिक्षा अंग्रेजी दी जाएगी उसका माध्यम अंग्रेजी ही होगा। अब अंग्रेजी क्यों होगा उसके ये 3 कारण बताता है कि एक समर्थक वर्ग मिल जाएगा हमें भारत में, सस्ते कर्मचारी मिल जाएंगे और एक उपभोक्ता वर्ग मिल जाएगा, ये 3। लेकिन इन लोगों ने शायद बहुत दूर तक नहीं सोचा। ये जो मध्य वर्ग उभर के आएगा, ये मध्य वर्ग यूरोप की नीतियां भी सीखेगा। यूरोप में जो आदर्शवादी आंदोलन चल रहे हैं उनसे भी शिक्षा लेगा। वहाँ के स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, मौलिक अधिकार, इनको भी तो सीखेगा। उनको सीख के आएगा, फिर भारत में भी वही मांग करेगा आकर के। ये समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 1860 से ये क्या हो जाता है, यानी 1857 से 85 के बीच मध्य वर्ग उभरना प्रारंभ हो जाता है और 1860 में ये सक्रिय भी हो जाता है। 1860 के दौरान पे क्या होता है, ये सक्रिय भी हो जाता है। अब यही जाकर के आगे किसका निर्माण करता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। ठीक, तो हम लोग आ गए हैं 1885 पे। अब आइए समझते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे। मित्रों, ब्रिटिशों की औपनिवेशिक नीति से परेशान हो करके ऐसा महसूस किया जाने लगा था भारत के अंदर, और ऐसा महसूस किसने किया था? मध्य वर्ग ने। मध्य वर्ग ने ऐसा महसूस किया कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो पूरे भारत के भारतीयों को एक मंच के पास में ला सके, यानी कि एक ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसके छाते के नीचे पूरा भारत आ सके।
एक अम्ब्रेला पार्टी बनाना चाहते थे, राजनीतिक एक अम्ब्रेला राजनीति पार्टी बनाना चाहते थे, जिस अम्ब्रेला के नीचे पूरे भारतीय एकजुट हो सकें। अभी क्या है, अभी सबके अपने अपने निजी हित हैं। कोई अपने निजी हितों के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा है, कोई अपने निजी हितों के लिए लड़ रहा है, किसान जमींदारों छुटकारा चाह रहा है, राजा अपने निजी हित के लिए लड़ रहे हैं, जनजातियां अपने निजी हित के लिए लड़ रहे हैं, तो सब अपने निजी हित के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत के अंदर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता महसूस की गई जो अपने निजी हितों को त्याग करके एकजुट हो जाएं और राष्ट्र की भावना से प्रेरित हों और एकजुट होकर के एक सुर में आवाज़ उठाएं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्योंकि जब एक साथ कई लोग बोलते हैं तो वो आवाज़ में एक तीव्रता होती है और वही तीव्रता देने की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन वो तीव्रता लाएगा कौन? ऐसा कोई एक नेतृत्व होना चाहिए, तो वो नेतृत्व कांग्रेस के रूप में बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है मित्रों, तो अब सवाल ये उठता है, अब तुम लोग पूछो क्या सर कांग्रेस से पहले कोई संस्थाएं नहीं बनी थी? क्या कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था थी जो पूरे भारत को एकजुट लाना चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं ऐसा मित्रों। इससे पहले भी छोटी छोटी संस्थाएं बनी थी, जिन्होंने, जो मध्य वर्ग था उसने ऐसी कई छोटी छोटी संस्थाएं बनाई थी जो पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाना चाहता था। जैसे कि समझो कांग्रेस से पहले बनी संस्थाएं, इसको देखते हैं। जो कांग्रेस से पहले संस्थाएं बनी थी, एक तो थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये बनी थी कांग्रेस से बहुत पहले बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी थी। उसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एक ये बनी थी पार्टी। और अगली जब देखेंगे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, एक ये संस्था बनी थी कांग्रेस से पहले। अगली अगर देखेंगे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी लंदन के अंदर। और इसके बाद में एक संस्था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी भारत में। ये ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में यानी कि ब्रिटेन में बनाई हुई थी। तो ये थी। अगली तुम देखोगे पूना सार्वजनिक सभा एक बनी थी, पूना सार्वजनिक सभा बनी थी। इसके बाद अगर तुम अगला देखोगे तो वो थी जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसके बाद अगर देखा जाए मद्रास महाजन सभा एक बनी थी, मद्रास महाजन सभा। तो ये कांग्रेस से पहले ये जो है संस्थाएं बनी थी। ये संस्थाएं इसी उद्देश्य से बनी थी कि पूरे भारत के भारतीयों को एक राजनीतिक पार्टी के नीचे लाना, यानी कि पूरे भारत के भारतीयों को एक नेतृत्व प्रदान करना। तो ये छोटी छोटी संस्थाएं भारत में बनी थी। सवाल ये उठता है कि सर ये संस्थाएं बनी क्यों, ये संस्थाएं बनी ही क्यों? ये जो आपने अभी इतनी संस्थाएं बताई हैं, ये संस्थाएं क्यों बनाई गई? बाद में ये कांग्रेस संस्था क्यों बनी? तो आइए इस पर थोड़ा देखते हैं, इस पर दृष्टिपात करते हैं, नज़र डालते हैं। तो इसका कारण हम तो एक तो बता चुके थे कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति, और दूसरा देखेंगे लिटन की प्रतिगामी नीति। लिटन ने क्या किया? लिटन ने अगर देखेंगे मित्रों कि एक तरफ ये 1800 करीब 80 का दशक चल रहा है, इस दशक में भारत में एकदम भूखमरी पड़ी हुई है, अकाल पड़ा हुआ है। ये अकाल भूखमरी क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को चूस लिया था एकदम। तो जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसका स्तर बहुत नीचे गिर गया था। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अकाल पड़ जाता है। एक तो भारत में अकाल पड़ा हुआ है, दूसरा ये दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं लिटन साहब। दिल्ली दरबार का ये आयोजन करते हैं 1876 में। क्या था ये दिल्ली दरबार का आयोजन?
ब्रिटेन की एक महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया भारत आती हैं 1876 के दौरान। भारत आने के बाद दिल्ली में इनके लिए एक भव्य दरबार बनाया जाता है, भव्य दरबार का आयोजन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है। एक तरफ भारत अकाल से पीड़ित है, कई क्षेत्र सूखा से ग्रस्त हैं और कई क्षेत्रों में अकाल और भुखमरी पड़ी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर महारानी विक्टोरिया के सम्मान में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के भारतीयों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये नफरत की भावना भर देते हैं, इनका ये लिटन की ये नीति। और दूसरा अगर लिटन की नीति देखेंगे, इसी समय लिटन क्या करते हैं कि अभी क्या भारत में भारतीय क्या कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे जो मध्य वर्ग ये आया है, ये मध्य वर्ग पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से क्या कर रहा है कि अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो आम जनता भी इस मध्य वर्ग के विचारों को सुनती है और समझती है और सत्यता को जानना प्रारंभ कर देती है। ये अंग्रेजों को रास नहीं आता है कि अंग्रेजी नीतियों को आम आदमी क्यों जान रहा है, और उसको जानवाने वाले कौन हैं, ये मध्य वर्ग हैं। ये अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा में अखबार या पत्र पत्रिकाएं छप रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया, और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट ले आए जिसे कहा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आ जाते हैं इसी दौरान। इसके तहत के वर्नाक्यूलर मतलब क्षेत्रीय, प्रेस का मतलब समझ रहे होगे कि अभिव्यक्ति का माध्यम। तो प्रेस के ऊपर, अभिव्यक्ति के ऊपर क्षेत्रीय जो अखबार छप रहे हैं क्षेत्रीय भाषा में, जो पत्र पत्रिकाएं क्षेत्रीय भाषा में रही हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ये एक्ट ला करके, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला करके। इसमें से मित्रों कुछ अखबार ऐसे थे जैसे अमृत बाजार पत्रिका नाम का एक अखबार था जो कि क्षेत्रीय भाषा में छपता था। ये क्या करता है, रातों रात अपनी भाषा बदल लेता है। अभी क्षेत्रीय भाषा में छप रहा था, अब ये रातों रात अपनी भाषा बदल करके अंग्रेजी कर लेता है। अंग्रेजी क्यों कर लेता है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था ये क्षेत्रीय भाषाओं पे लागू होता था, ना कि अंग्रेजी भाषा पे। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, रातों रात अपनी क्षेत्रीय भाषाएं किनारे कर दी और अंग्रेजी भाषा को अपना लिया। रातों रात अपनी जो है भाषा चेंज कर दी अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार एक पत्रिका थी जो कि जन समस्याओं को उठाया करती थी। एक तो ये कारण था। अगला अगर कारण देखेंगे, एक आर्म्स एक्ट लेके आए थे, आर्म्स एक्ट लेके आए थे, यानी कि आर्म्स एक्ट ला करके अंग्रेजों ने भारतीयों को हथियार रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी भारतीयों के अंदर एक विद्रोह की भावना को भड़का देता है। ये भी एक कारण बनता है कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की बहुत आवश्यकता आ गई है जो हमारे भारतीयों की आवाज़ को उठाए। अभी पूरे भारतीयों की आवाज़ को उठाने वाला कोई था ही नहीं, एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था चाहिए थी जो पूरे भारतीयों की आवाज़ को उठा सके। अगला जो देखेंगे वो है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल ये मुख्य कारण थे। इल्बर्ट बिल क्या था कि लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में, लॉर्ड रिपन यहाँ के वायसराय थे, 1883 में इल्बर्ट बिल लाया जाता है। और इस इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया था कि अंग्रेजों के मुकदमे अब भारतीय जज भी सुन पाएंगे। लेकिन जो यहाँ के अंग्रेज व्यापारी थे वो विद्रोह कर देते हैं इस बिल के खिलाफ, और विद्रोह करने के बाद यहाँ की सरकार को झुकना पड़ता है और इल्बर्ट बिल को निरस्त कर दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों को एक इनसे मैसेज मिला, इनसे अंग्रेजों से एक सीख मिली। सीख क्या मिली? सीख यह मिली कि अगर हम लोग भी एकजुट हो करके अंग्रेजों के विरोध में हो जाएं तो अंग्रेजों को भी हमारी बात माननी पड़ेगी, जिस प्रकार से व्यापारी अंग्रेजों की बात शासन को माननी पड़ी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मिल जाता है, यानी कि इनको समझ में आ जाता है कि एकता में ही शक्ति है, और एकता में ही शक्ति कहाँ से सीख रहे हैं? यहाँ से, इल्बर्ट बिल से। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण होते हैं जो कि कांग्रेस के उदय का कारण बनते हैं।
ये जो लिटन की प्रतिगामी नीति है, तो लॉर्ड लिटन की प्रतिगामी नीति के कारण भी भारत में संस्थाएं बनने लगती हैं और कांग्रेस के निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था और इस कांग्रेस की स्थापना को बनाया किसने था और क्यों बनाया था। मित्रों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब कांग्रेस की स्थापना करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ये कांग्रेस की स्थापना करते हैं, A.O. ह्यूम। तो अब इसमें दो पक्ष हैं, दो विचारधाराएं हैं कांग्रेस को लेकर के। एक विचारधारा ये कहती है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए की थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए की थी। दूसरा पक्ष ये कहता है नहीं नहीं, अंग्रेजों ने की जरूर अपने लाभ के लिए थी, लेकिन भारतीयों ने वो लाभ अपने पक्ष में मोड़ लिया। आइए दोनों पक्षों को जानने का प्रयास करते हैं। एक जो विचार है उसे कहा जाता है सुरक्षा कपाट, दूसरे कहा जाता है तड़ित चालक, यानी कि सुरक्षा कपाट अवधारणा और दूसरी अवधारणा है तड़ित चालक अवधारणा। तो कांग्रेस स्थापना को लेकर के दो विचार, एक तो है सुरक्षा कपाट की अवधारणा और दूसरा जो विचार है वो है तड़ित चालक की अवधारणा, तड़ित चालक की अवधारणा। सुरक्षा कपाट की अवधारणा और तड़ित चालक की अवधारणा। ये सुरक्षा कपाट की अवधारणा कौन लेके आया है? ये लाला लाजपत राय लेकर आए थे। लाला लाजपत राय की एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में सुरक्षा कपाट अवधारणा का ये विमोचन करते हैं, अवधारणा को ये बताते हैं। क्या बताते हैं? सुरक्षा कपाट अवधारणा तहत लाला लाजपत राय बताते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ये अंग्रेजों ने अपने हित के लिए की थी और ये सर्वमान्य अवधारणा यही है। इस अवधारणा को ही सत्य माना जाता है, सर्वमान्य अवधारणा, सभी इसी को मानते भी हैं। तो सुरक्षा कपाट अवधारणा तय ये कहा गया था कि लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति से ऐसा लगने लगा था कि 1857 की तरह एक विद्रोह और होने वाला है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई। तो अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को अंग्रेजों ने ये दायित्व सौंपा कि भारत में एक ऐसे संगठन की स्थापना करो जो विद्रोहियों से हम अंग्रेजों को बचा सकें। तो A.O. ह्यूम ने क्या किया, इस मध्य वर्ग को अपने साथ में मिला करके इस कांग्रेस की स्थापना कर दी। और स्थापना क्यों की? ताकि ये उनकी तरह एक कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा, कपाट मतलब दरवाज़ा, वो हमारे और विद्रोहियों के बीच में एक दरवाजे की तरह खड़े रहें। मतलब जैसे कि ऐसे समझो कि इधर पे मान लीजिए ये विद्रोही हैं, विद्रोही हैं या क्रांतिकारी कह लो, क्रांतिकारी हैं, और इधर पर अंग्रेज हैं, अंग्रेज हैं। तो इनको अंग्रेजों को बचाने वाला एक ऐसा वर्ग चाहिए जो इनकी जान की रक्षा इन विद्रोहियों से कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, एक दरवाजा बना दिया बीच में। एक बीच में क्या किया, एक दरवाजा बना दिया बीच में। अब ये दरवाजा क्या करेगा, इनकी रक्षा करेगा। ये दरवाजा कौन सा है? इसी दरवाजे का नाम है कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या करेगी, अंग्रेजों की गलत नीतियों पे पर्दा डालेगी, अंग्रेजों का महिमा मंडन करेगी। अंग्रेज जो भी अत्याचार कर चुके हैं अभी तक भारत में या भविष्य में जो अत्याचार करने वाले हैं, उन अत्याचारों को जस्टिफाइड करने का प्रयास करेगी, न्यायोचित ठहराने का प्रयास करेगी।
ठीक है, तो इसलिए बनाया गया था ये। लेकिन दूसरी तरफ एक तड़ित चालक अवधारणा है, दूसरी तरफ एक तड़ित चालक अवधारणा है। ये तड़ित चालक अवधारणा क्या कहती है? ये तड़ित चालक अवधारणा कहती है, ठीक है, तड़ित चालक अवधारणा को मानने वाले लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं ठीक है, हमने माना कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने लाभ के लिए की थी, लेकिन आने वाले भविष्य में इस कांग्रेस का लाभ भारतीयों ने अपनी तरफ मोड़ लिया। यानी कि कांग्रेस का प्रयोग उन्होंने भारतीयों को जगाने के लिए किया, विशेषकर गर्मवादी नेताओं के द्वारा। गर्मवादी नेताओं ने क्या किया? इस कांग्रेस को हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने के बाद भारत के जो राष्ट्रीय लोग हैं, भारत की जो जनता है, उसे अपनी तरफ मोड़ने के लिए कार्य किया। भारतीय जनता को क्या किया? अपनी तरफ मोड़ लिया। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने लाभ के लिए की थी, लेकिन ये वाला विचार, तड़ित चालक विचार कहता है ठीक है, हमने माना कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने लाभ के लिए की थी, विद्रोहियों से स्वयं की रक्षा करने के लिए की थी, यहाँ के राष्ट्रवादियों से अपनी रक्षा करने के लिए की थी, यहाँ के क्रांतिकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए की थी। लेकिन आने वाले समय में जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने उस लाभ को अपनी तरफ मोड़ लिया। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों को जितना लाभ कांग्रेस से मिलना चाहिए था, वो लाभ मिल नहीं पाया। हाँ, जब तक नरम दल के नेता रहे तब तक उनको खूब लाभ मिलता रहा कांग्रेस से। लेकिन बाद में जब उसमें गर्म दल के नेता आ गए, गर्म दल के नेता ने क्या किया? अपना उग्र रूप दिखाते हुए, उग्रवादी रवैया अपनाते हुए अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनका बहिष्कार किया, अंग्रेजों के जो एजेंडे थे उनका बहिष्कार किया, अंग्रेजों के जो सपने थे उनका भी बहिष्कार किया। इन्होंने क्या किया कि हमको तुम्हारी प्रत्येक चीज का बहिष्कार करना है, चाहे तुम्हारी वस्तु हो, चाहे तुम्हारी संस्कृति हो, चाहे तुम्हारा साहित्य हो, चाहे तुम्हारी कला हो, हमें सबका बहिष्कार करना है। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हमारी सब चीज़ों का बहिष्कार कर दोगे, फिर रखोगे क्या? कि हम रखेंगे स्वदेशी, जो हमारा अपना होगा वो हम रखेंगे, यानी कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। और इसी को लेकर के आने वाले भविष्य में ये जो गरम उग्रवादी दल के नेता हैं, गरम दल के नेता हैं, ये क्या कहते हैं? अब हमको स्वराज चाहिए। हम क्या चाहिए? अब हमको स्वराज चाहिए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला मित्रों? अंततः निष्कर्ष ये निकला कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने लाभ के लिए की थी। किसके लिए? अपने लाभ के लिए की थी। और इसकी पुष्टि एओ ह्यूम के एक जीवनीकार हैं जिनका नाम है वेडरवर्न। वेडरवर्न। तो एओ ह्यूम की जीवनी लिखने वाले एक विद्वान जिनका नाम है वेडरवर्न, वो भी यही बताते हैं कि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना एक सुरक्षा कपाट के रूप में की थी, सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी, यानी कि विद्रोहियों से बचने के लिए की थी। तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो तर्क है वो सुरक्षा कपाट वाला है। तो इस प्रकार से कांग्रेस को लेकर के दो मत हैं हमारे सामने। पहला मत क्या है? सुरक्षा कपाट। दूसरा मत तड़ित चालक। तो यहीं पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। और यदि हमारा लेक्चर पसंद आता हो मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।